हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन्स पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट क्लास में विटामिन्स ए, विटामिन्स B1, B2 और B6 के बारे में देखे थे, सबका स्ट्रक्चर, सोर्स, डेफिशिएंसी, डिजीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। विटामिन B5, केमिकल नेम इसका है नायासिन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे केमिकल नेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C6H5O2N। बेसिकली यह पिरिडीन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस वन 1 2 3 पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा सोर्स की बात करें, कहाँ से मिलता है विटामिन B5, तो ईस्ट, मिल्क, मीट, एग्स, ये कॉमन से, ये अंडा और दूध, ये दो चीज़, और साथ में मीट भी इंक्लूड हो रहा है। ऑलमोस्ट हर एक विटामिन मिलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, बीमारी, कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसमें से पेलैग्रा। पेलैग्रा होता क्या है, तो ट्रिपल डी, 3D। 3D मतलब क्या समझोगे? डर्माटिटिस क्या होता है? त्वचा शोथ, स्किन से रिलेटेड बीमारी। उसके बाद डायरिया, दस्त, और फिर एक डेमेंशिया, पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर। तो ये 3D, डर्मेटिटिस त्वचा शोथ, स्किन बीमारी, डायरिया दस्त रोग, और ये डेमेंशिया पागलपन, ये 3 पेलैग्रा के अंतर्गत आते हैं। और यही बीमारी होता है विटामिन B5 की कमी से, इसलिए खास ध्यान रखना है इस विटामिन का। सोर्स तो देख ही लिए उस हिसाब से। उसके बाद अब इसमें आता है बी की कैटेगरी में विटामिन B1, B2, B5, B6 देख लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12। नेक्स्ट विटामिन B12, जिसको हम लोग केमिकली साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C63H88, उसके बाद कोबाल्ट N14O14P। स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, देखेंगे अभी हम लोग। सोर्स की बात करें तो वही लीवर, किडनी, मीट, फिश, एग्स, मतलब जितना भी नॉनवेज, और साथ में मिल्क। मिल्क तो सब में रहेगा। ऐसा काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात करोगे यदि विटामिन B12 का, जिसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम इसका याद रखोगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, देख सकते हो इस स्ट्रक्चर को, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देखो बीच में कोबाल्ट है और कितना बड़ा बड़ा सा रिंग है, और यही जो R ग्रुप देख रहे हो, वही R के जगह कभी CN हो सकता है, कभी OH हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कभी एडेनोसाइल कोबालामीन हो सकता है, अलग अलग चीज़। विटामिन B12 फार्मूला देखो, ऐसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नोट्स में है, देखोगे आप अच्छे से, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दिस इज विटामिन B12, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल है, नहीं कौन सा मेटल है, कोबाल्ट।
वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इसको। बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल है, कोबाल्ट, इसलिए इसके नाम में लगा है कोबालामीन। साइनो मतलब साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इसको। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग, बीमारी हो सकता है। तो डिजीज की बात करें हम लोग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, जीभ और मुंह का हमेशा जलन देना। न्यूरो डिजेनरेशन मतलब वही मानसिक संतुलन का बिगड़ना। उसके बाद परनीसियस एनीमिया, इसमें होता क्या है, तो RBC डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, RBC में हेमोग्लोबिन का कमी हो जाना परनीसियस एनीमिया कहलाता है। और हेमोग्लोबिन का फंक्शन तो जान ही रहे हो, बॉडी में क्या फंक्शन है उसका, ऑक्सीजन कैरियर का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हेमोग्लोबिन। और इसी हेमोग्लोबिन का जब कमी हो जाता है रेड ब्लड सेल में, तो परनीसियस एनीमिया होता है, जो बेसिकली विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इस तरह से विटामिन बी की कैटेगरी में जो भी थे, विटामिन B1, B2, B3 भी था लेकिन बहुत कॉमन नहीं, B5, B6 और B12। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट B12 याद रखोगे, और किस तरह से कि इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट। इसके अलावे जो अभी हम लोग पढ़े उसमें से किसी में भी कोई मेटल नहीं था, कोबाल्ट है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में भी रखा जाता है विटामिन B12 को। तो नेक्स्ट अब विटामिन बी के बाद विटामिन सी की बात करते हैं हम लोग। विटामिन सी, केमिकल नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल नेम एग्जाम में हमेशा आता है। फॉर्मूला C6H8O6, इस तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। डबल बॉन्ड OH यहाँ एक कायरल सेंटर है जिसमें H भी होगा, जिसमें OH भी होगा, और इसी में CH2OH भी होगा। दिस इज L प्लस एस्कॉर्बिक एसिड। यह स्टीरियो है, यहाँ कार्बन इस सब ग्रुप का अरेंजमेंट जानते ही हो, पहले कार्बोहाइड्रेट में हम लोग काफ़ी डीपली देखे हैं। तो यह एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर विटामिन BC, केमिकल नेम इसका याद रखोगे, एग्जाम में आता है कि विटामिन C का केमिकल नेम क्या है। A का तो रेटिनॉल देखे ही हम लोग, B में बहुत सारा था तो इससे जनरल नहीं आता। इसमें क्या क्या देखे, विटामिन B1 का थाइमाइन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 नायासिन, विटामिन B6, उसके बाद फिर विटामिन B12 साइनोकोबालामीन जिसमें कोबाल्ट था, इंपॉर्टेंट बात हुआ। सोर्स, तो आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। आंवला जो हम लोग खाते हैं अचार के रूप में, या आंवला का जूस, तो विटामिन C इज़ द रिचेस्ट, आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। और विटामिन C का जो मेन फंक्शन है बॉडी में, वह है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। अभी कोरोना वाला सिचुएशन में देखे ही हम लोग कि इम्यूनिटी का कितना इम्पोर्टेंस था, और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस इम्यून सिस्टम को काफ़ी पावर देता है विटामिन C, जिसके लिए आंवला एक रिचेस्ट सोर्स है। लगातार आंवला का सेवन करना चाहिए हम लोग को। लेमन्स, ऑरेंजेज, टोमेटोज, ऐसे कई हैं।
विटामिन इसका डेफिशिएंसी जो है, रोग कौन सा होगा तो स्कर्वी। क्या होता है स्कर्वी? ब्लीडिंग ऑफ गम्स। उसके बाद पायरिया। पायरिया क्या है? इस सब बीमारी से रिलेटेड क्या क्या होता है आप देखोगे, इसको सर्च करके पता चलेगा। तो मेन जो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्किन वगैरह फटने लगता है, स्कर्वी रोग। तो यह विटामिन सी। उसके बाद हम लोग बात करें विटामिन डी की। सी के बाद विटामिन डी। तो नेक्स्ट इसमें विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम दो प्रकार का है, एर्गो कैल्सीफेरॉल जो डाइट के माध्यम से मिलता है, और दूसरा है कॉलियो कैल्सीफेरॉल जो कि सनलाइट से मिलता है। सनलाइट हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी का सोर्स है, तो अलग अलग है। डाइट से जो विटामिन डी मिलता है वह एर्गो कैल्सीफेरॉल कहलाता है, और सनलाइट से कॉलियो कैल्सीफेरॉल। ओवरऑल कैल्सीफेरॉल इज द विटामिन डी। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें C29H44O, और इसका भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। यहाँ OH होगा, फिर H, उसके बाद यहाँ से है डबल बॉन्ड CH2, इधर से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ एक यहाँ, फिर यहाँ से साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, फिर साइक्लोपेंटेन का रिंग है, यहाँ एक CH3 है एबव द प्लेन, एक H है बिलो द प्लेन, और यहाँ से फिर एक H और एक बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन होगा यहाँ। कार्बन में फिर यहाँ एबव द प्लेन है H, बिलो द प्लेन है CH3, और यहाँ से भी 1 2 3 4 कार्बन, फिर यहाँ लास्ट में ब्रांच, ऐसा। और यह है कॉलियो कैल्सीफेरॉल, मतलब सनलाइट वाला विटामिन डी। देख लो कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कितना बड़ा सा कंपाउंड है, और यह सनलाइट से हम लोग को जो है मिलता है यह विटामिन डी, कॉलियो कैल्सीफेरॉल। सोर्स की बात करें सनलाइट के अलावे तो बटर, मिल्क तो आएगा ही आएगा। सनलाइट हम लोग देख ही लिए, सनलाइट से भी है। उसके बाद सेरेलस जो होते हैं, दलहन वाली चीज़। डेफिशिएंसी, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है इस विटामिन की कमी से, तो रिकेट्स क्या होता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, कमज़ोर हो जाना हड्डी, विटामिन डी की कमी से। एडल्ट्स का जो जॉइंट पेन होता है, घुटना में दर्द है, केहनी में दर्द है, तो ये सब बेसिकली विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए रहो कितना कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है। इसलिए हम लोग को जो है सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कम से कम आधा घंटा सनलाइट लेना चाहिए, सन बात होना चाहिए। आप सनलाइट के सामने बैठो, लेकिन आजकल जैसा लोगों का लाइफ स्टाइल है, खास करके अर्बन एरियाज में इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं कि किसी के घर में सनलाइट का एक रे भी नहीं पहुंच पाता है, तो वैसे लोग कहाँ से इंटरनली मजबूत हो पाएंगे। लेकिन वही रूरल एरियाज है, लोग हमेशा खेत में काम करते हैं, सुबह शाम सनलाइट मिलता है, बॉडी काफ़ी हेल्दी रहता है। तो और बताइए मेन इसका देख ही रहे हो, बेंडिंग ऑफ बोन्स, हड्डी जब कमज़ोर हो गया तो जो ढांचा तुम्हारे शरीर का है, स्केलेटन है, वही कमज़ोर हो गया, तो फिर बॉडी में कहाँ से ताकत आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा।
तो वहाँ जो है फिर यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग को जो है सनलाइट के संपर्क में कुछ देर तक होना ही चाहिए, ताकि उससे जो है विटामिन डी हम लोगों को मिलता रहे और फिर उससे हड्डी का रोग तो नहीं होगा। हड्डी अपने आप कमज़ोर हो जाना, सॉफ्ट बोन्स एडल्ट हो जाने के बाद फिर जहाँ जहाँ जॉइंट है, बताए केहूनी है, घुटना है, वहाँ दर्द रहना, तो ये सब विटामिन डी की कमी से होती है। और काफ़ी आसान सा तरीका है, सुबह शाम आप सनलाइट के संपर्क में रहो, विटामिन डी मिलते रहेगा। तो विटामिन डी के बाद अब हम लोग इसमें विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई, केमिकल नेम इसका टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इज़ द केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला C29H50O2। टोकोफेरॉल C29H50O2। देख रहे हो 29 कार्बन है, इसका मतलब काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होने वाला है। बेंजीन रिंग पाराजाइलिन के फॉर्म में है। उसके बाद OH, इधर भी CH3, यहाँ से फिर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ऐसा, और यहाँ से अब होगा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, फिर यहाँ से भी एक CH3 ग्रुप है, इस जगह पे भी एक CH3 है। उसके बाद 1 2 3 कार्बन छोड़ करके यहाँ भी CH3 है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टोकोफेरॉल, मीन्स विटामिन ई, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। सोर्स की बात करें तो मीट से, फिश, एग, चीज, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, इस सब में तो रहना ही है, सबसे तो मिलेगा ही। डेफिशिएंसी डिजीज, बीमारी क्या होता है, तो मसल्स डिग्रेडेशन। मसल्स डिग्रेडेशन क्या होता है? मसल डिग्रेडेशन समझोगे, हम लोग का जो स्केलेटल है, मतलब हड्डी, जो ढांचा शरीर का बना हुआ है, वह हड्डी फिर ढका हुआ है मसल से। वही मसल क्या करता है? बोन्स को छोड़ने लगता है। जैसे घर में आप प्लास्टर करते हो तो प्लास्टर कैसे कभी कभी दीवार को छोड़ने लगता है, उसी प्रकार से मसल्स जो है छोड़ने लगता है अपने आप हड्डी को, और काफ़ी भयंकर रोग होता है उस केस में। इसीलिए ध्यान रखा जाता है इन सारी चीज़ों का। तो मसल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स में फर्टिलिटी का लॉस होना, फर्टाइल नहीं होगा उसका स्पर्म ज़्यादा। इसलिए ये सब सोर्स जो है, नॉनवेज, दूध, वैसे चीज़ हैं जो हर एक तरह से बॉडी को एक प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। इसके अलावा एक बीमारी इसमें और है, हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। हेमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, रेड ब्लड सेल का फूल जाना और एक सिकुड़ जाना, हेमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस। तो यह विटामिन ई भी हो गया। मेन क्या, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर से बिल्कुल मतलब नहीं है, बनाया जा रहा है ताकि देखो स्ट्रक्चर कितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं विटामिन, और इसका डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन ई भी हुआ। अब विटामिन ई के बाद विटामिन एफ। विटामिन एफ, केमिकल नेम इसका लिनोलिक एसिड, मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H32O2।
इसका भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 18 कार्बन है, मतलब देख रहे हो, 1 कार्बन, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये दोनों जगह डबल बॉन्ड। दिस इज लिनोलिक एसिड, विटामिन एफ। सोर्स क्या है इसका, तो ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध, सोयाबीन्स, पंपकिन, ऐसे कई सोर्स हैं। फंक्शन इसका क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज नहीं, फंक्शन समझो इसका। तो बोल रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, बॉडी में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या विटामिन एफ। उसके बाद हेल्पिंग टू मूव वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल, सेल से पानी का अंदर जाना या सेल से पानी का निकलना, इसमें भी या विटामिन एफ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही, और साथ ही साथ बोल रहा है कि हार्ट डिजीज के रिस्क को भी काफ़ी कम करता है, लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, दिल के बीमारी को जो है कम करता है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह को भी जो है विटामिन एफ कमी करता है। इसलिए मिल्क ब्रेस्ट, मिल्क ओवरऑल आ ही गया यहाँ। नेक्स्ट है विटामिन एच। विटामिन एच, केमिकल नेम इसका है बायोटीन, फॉर्मूला C10H16N2O3S। ऑब्वियसली इसका भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होगा। यहाँ भी H, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ से फिर से 5 मेंबर रिंग ऐसा, और यहाँ से अब ब्रांचिंग ऐसा। ऑलमोस्ट एमीन ग्रुप तो देख ही रहे हो। विटामिन जो शुरू में बताए थे नाम इसका, दिस इज बायोटीन। सोर्स की बात करें तो लीवर, किडनी, पोर्ट कलेजी जो होता है, एग, मिल्क, कैरोट, ऐसे कई हैं। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, बीमारी, तो स्किन रप्चर, स्किन फटना, डर्माटिटिस देख चुके हैं पीछे हम लोग, डिप्रेशन, ऐसे कई कॉमन सी बीमारियां हैं जो विटामिन एच की कमी से एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी में भी जो है होता है। तो विटामिन एच का सोर्स देख लिए। ये लीवर, किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाना चाहिए, रेगुलर डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। चिकन का जो लीवर किडनी होता है बाज़ार में मिलता है, थोड़ा सा 100-200 ग्राम रोज़ दूध हो, जिससे हर एक चीज़ वो मिल जाता है जो बॉडी के लिए ज़रूरत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट विटामिन एच के बाद अब आता है विटामिन के। विटामिन के, केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C31H46O2। यह भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होने वाला है। फाइलोक्विनोन, क्विनोन रिंग होगा, क्विनोन रिंग हम लोग बोलते हैं इसको, दिस इज क्विनोन रिंग। इसी में इधर बेंजीन रिंग रहेगा ऐसा, ये दोनों तरफ आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ है CH3, अब इधर में कार्बन जोड़ते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ से एक CH3 डबल बॉन्ड है यहाँ, 1 2 के बाद दिस वन,
यहाँ एक CH3, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3। दिस इज फाइलोक्विनोन, विटामिन के। देख लो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विटामिन के। सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? कैबेज, पत्ता गोभी, स्पाइनेच, पालक साग, लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग वगैरह, उस सब में जो है या विटामिन के पाया जाता है। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज, बीमारी क्या होता है? तो लेंथेन ऑफ टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, हेमरेज, देखोगे लेंथेन द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? सो देखो हेमरेज कब होता है? जैसे कहीं से गिरे, आपका माथा फट गया, तो माथा फटने से लोग जनरली मर ही जाता है। रीजन कि लगातार ब्लड रिलीज होता है, सारा ब्लड निकल जाता है तो फिर मर जाता है लोग। तो मान लो कि यह ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें खून है, गिरे, फट गया तो यहाँ से यह खून निकलने लगा, ऐसा सारा खून निकल गया बाहर, आदमी मर गया। लेकिन मान लो कि यहाँ ब्लड क्लॉट कर जाए, जम जाए, तो जब ब्लड यहाँ क्लॉट कर जाएगा तब तो इसको ब्लॉक कर देगा ना, जाम कर देगा, और जब ब्लॉक कर देगा तो फिर यहाँ से जो है या ब्लड नहीं निकल पाएगा, तो फिर आप मरने से बच सकते हो, ऐसा। तो यही जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, यही ब्लड को जमने में काफ़ी समय लग जाता है यदि आपके अंदर विटामिन के की कमी हो। यदि आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगा, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो ऐसे सारा ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल सकता है, और इसी केस में जो है हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज सुने होंगे, तो ब्रेन हेमरेज में यही होता है, लगातार खून बाहर निकल जाता है, रुकता ही नहीं है, वह ब्लड वेसल से बाहर जा सकता है, उसके अंदर जा सकता है। तो लगातार ब्लड का जो ब्रोकन ब्लड वेसल है उससे बाहर या उसके अंदर जाने से जो है हेमरेज होता है। और हेमरेज का एक ही है कि लोग मर ही जाता है, समझ गए? विटामिन के की कमी से। इसका सोर्स देख लो क्या क्या है। इसलिए हरा साग सब्जी पे भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ताकि उससे विटामिन के मिलते रहे। और फिर उससे क्या होगा कि जब भी आप कटो छटोगे कहीं ना, तो बहुत ज़्यादा ब्लड आपके शरीर से रिलीज नहीं होगा। देखना कुछ लोग होते हैं कि मान के लोग कहीं कट गया, लगातार खून निकल ही रहा है, बहुत भी कोशिश कर रहा है तो नहीं बंद हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं कि कहीं कट गए, थोड़ा सा ब्लड निकला, उसके बाद दबा देने से ऑटोमेटिकली वह रुक जाता है। तो ये सब विटामिन के चलते। विटामिन के जिसके बॉडी में अच्छा अमाउंट में है, आसानी से उसका खून रुक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है उस जगह पे। और जिसमें विटामिन के की कमी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, लगातार ब्लड बाहर निकलता है, हेमरेज हो जाता है। तो यह था विटामिन के। अब एक लास्ट इसमें हम लोग देखेंगे विटामिन एम। विटामिन एम विटामिन एम, केमिकल नेम इसका फॉलिक एसिड, मॉलिक्यूलर फार्मूला C19H19N7O6। ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, OH NH2, यहाँ N, यहाँ भी N, डबल बॉन्ड NH, फिर यहाँ से बेंजीन रिंग, अमाइड। एक्चुअली ये अमीनो एसिड का कंपोजिशन है। OH, यहाँ भी COOH और एक H। यह पोर्शन दिस इज ग्लूटामिक एसिड। अमीनो एसिड में हम लोग देखें ग्लूटामिक एसिड। दिस वन इज
पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, यहाँ से पूरा पोर्शन, यहाँ से अमाइड लिंकेज बना है। एंड दिस वन इज 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4, ऐसे 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद पेट्रीडीन, ऐसा। तो यह पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है विटामिन एम का, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से जान रहे हैं। सोर्स कहाँ से मिलता है, तो वही सब चीज़ आ गया। ईस्ट जो फूड मटेरियल से मिलता है, मिल्क, लीवर, किडनी, मीट, हरा साग सब्जी में स्पाइनेच, पालक साग वगैरह एट्सेट्रा। बीमारी कौन सी होती है भाई इससे, तो इससे बीमारी है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है इसमें, तो आरबीसी डू नॉट मैच्योर प्रॉपरली, मतलब जो रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल का बोल रहा है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, और रेड ब्लड सेल का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो इसी के चलते जो है ना जनरली ब्लड इन्फेक्शन वगैरह होता है, ब्लड कैंसर वगैरह होने का चांस रहता है। तो यह जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि विटामिन एम की कमी से हो रही है, तो बताएं इसका मेन बीमारी यही है। आरबीसी बढ़िया से मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर वगैरह होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है इससे, इसलिए सब चीज़ का ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली जब ठीक करने के लिए तुम दवाई लोगे, तो वह दवाई विटामिन एम ही होगा, और विटामिन एम होगा मतलब देख लो यार कितना बड़ा कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को लैब में बनाने में कितना मेहनत लगेगा, कितना खर्च आएगा, उसी के हिसाब से फिर दाम जुड़ेगा आपके दवाई में। तो जिस दवाई का या विटामिन अभी हम लोग पढ़े, तो उसका जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब उसको बनाने में जितना मेहनत लगा, जितना खर्च आया, उस हिसाब से दाम होता है उस मेडिसिन का, या जो भी आप लोगे उसका ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह से सारे विटामिन्स हम लोग देख लिए, जो कॉमन से विटामिन्स थे। रटोगे क्या, तो सारे विटामिन्स का केमिकल नेम, उसका डेफिशिएंसी डिजीज, दो चीज़, केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज। सोर्स में आएगा तो बताए कुछ नहीं तो मिल्क सब में लिख दोगे, काम हो जाएगा। मिल्क, मीट, लीवर, किडनी सब तो देख ही रहे हो, सब में आता ही है। स्ट्रक्चर कभी नहीं आता है, लेकिन स्ट्रक्चर नोट्स में है, बताए हैं, ताकि तुम लोग को पता चले कि यहाँ कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या विटामिन जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं एक प्रॉपर हेल्थ के लिए। तो यहाँ से विटामिन भी समाप्त होता है। अब इस यूनिट का अभी तक जो हम लोग पढ़े, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़े, प्रोटीन चैप्टर पढ़े, एंजाइम पढ़े, हार्मोन पढ़े, विटामिन पढ़ लिए। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड और लास्ट में फैट्स, लिपिड्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तब जा करके यह यूनिट पूरी तरह से समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूक्लिक एसिड की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।